स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे YouTube चैनल आओ मिलकर पढ़ें में। आज राजनीति विज्ञान के भाग 3 में हम बात करेंगे अंतरिम सरकार के बारे में और संविधान सभा की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या थी, सदस्यों का चुनाव कैसे होता था और संविधान सभा की प्रारूप समिति के बारे में, और साथ ही साथ जानेंगे संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में भी। अंतरिम सरकार के बारे में जानें तो 11 सहयोगियों के साथ 12 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने अंतरिम सरकार का गठन किया था। इसमें मुस्लिम लीग के सदस्य पहले तो शामिल नहीं हुए और उनके लिए विकल्प खुला भी रखा गया था, जिसके चलते 26 अक्टूबर 1946 को जब सरकार का पुनर्गठन किया गया तो मुस्लिम लीग के 5 प्रतिनिधि इसमें शामिल हो गए। बाद में इनको विभाग भी दिए गए। अंतरिम सरकार में किसे क्या विभाग दिया गया इसे जानते हैं। जवाहरलाल नेहरू के पास रहा कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष, राष्ट्रमंडल तथा विदेशी मामले। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने खाद्य एवं कृषि विभाग लिया, जबकि सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह, सूचना एवं प्रसारण विभाग को देख रहे थे। सरदार बलदेव सिंह को रक्षा विभाग, सी राजगोपालाचारी को शिक्षा विभाग, आसफ अली को रेलवे विभाग, जॉन मथाई को उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, जगजीवन राम को श्रम विभाग दिया गया और सी एच भाभा, जहीर को बंदरगाह एवं खान विभाग दिया गया। मंत्रिमंडल में शामिल किए गए मुस्लिम लीग के सदस्यों में से जोगेंद्र नाथ मंडल को मिला विधि विभाग, गजनफर अली खां को दिया गया स्वास्थ्य विभाग, लियाकत अली को दिया गया वित्त विभाग और निस्तार को दिया गया संचार विभाग। दोस्तों, ये अंतरिम सरकार इसको पढ़ना इसलिए भी अनिवार्य है क्योंकि प्रथम जब पूछा जाएगा किसको क्या विभाग दिया गया, प्रथम मंत्री कौन था, स्वास्थ्य मंत्री कौन था, शिक्षा मंत्री कौन था, तो आपके यहाँ से कई प्रश्न बनते हैं। आइए अब बात करते हैं संविधान सभा की। संविधान सभा की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या थी, इसे देखें तो हमें पता चलता है कि 1922 में सबसे पहले महात्मा गांधी जी द्वारा संविधान सभा की मांग की गई। अंग्रेजों ने इस मांग को मान भी लिया, जिसके चलते 1940 में अगस्त प्रस्ताव लाया गया। लेकिन अगस्त प्रस्ताव को अंग्रेजों के द्वारा जब लाया गया तो कांग्रेस द्वारा अस्वीकार कर दिया गया, क्योंकि इसमें यह कहा गया कि संविधान सभा में मुख्यतः भारतीय शामिल होंगे, जो स्वीकार नहीं किया गया। कांग्रेस चाहती थी कि इसमें सभी भारतीय लोग ही शामिल हों, क्योंकि संविधान सभा भारतीयों के लिए बनाई जा रही है। उसके बाद 1942 में हम सब जानते हैं कि क्रिप्स प्रस्ताव लाया गया। इसे भी कांग्रेस द्वारा स्वीकार नहीं किया गया, क्योंकि इसमें युद्ध के पश्चात कहा गया कि संविधान सभा का गठन किया जाएगा। इसके लिए भी कांग्रेस तैयार नहीं थी। इसके बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटनी ने 3 लोगों को भारत भेजा, सर पैथिक लॉरेंस, सर स्टीफर क्रिप्स एवं एवी अलेक्जेंडर। इसी योजना के तहत कैबिनेट मिशन बना था। कैबिनेट मिशन की योजना जो 1946 में आई थी, उसी के तहत संविधान सभा की स्थापना की गई। संविधान सभा में जो कुल सत्र हुए थे 11 हुए थे और प्रथम सत्र 9 से 23 दिसंबर 1946 तक चला था, जबकि 11वां सदस्य 14 से 26 नवंबर 1949 तक। हस्ताक्षर हेतु बुलाई गई एक विशेष बैठक भी थी दोस्तों, जो हुई 24 जनवरी 1950। यहाँ से एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई, तो आपका जवाब रहेगा 24 जनवरी 1950। अब बात करें संविधान सभा जब बनी तो उसमें कुल सदस्य कितने थे। कुल सदस्य थे 389। अब ये 389 का आंकड़ा कहाँ से आया, ये एक प्रश्न बनता है। जब कैबिनेट मिशन भारत आया था दोस्तों, तब जनसंख्या 40 करोड़ थी, जिसमें से 40 लाख में से एक सदस्य मनोनीत किया गया या निर्वाचित किया गया। 389 में से 294 तो अंग्रेज भारत से आए थे और 4 जो आए थे वे थे, जैसे आज के समय में केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, उस वक्त चीफ कमिश्नरी हुआ करती थी, जो दिल्ली, अजमेर के मेरवाड़ा में, कुर्ग जो वर्तमान में कर्नाटक में है, बलूचिस्तान जो वर्तमान में पाकिस्तान में है। यहाँ से 4
चीफ कमिश्नरी हुआ करते थे वे मनोनीत हुए थे, जबकि देसी भारत से 93 राजा या महाराजा मनोनीत हुए थे। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा ने की, जो अस्थाई अध्यक्ष भी कहलाते हैं। अब यहाँ पर एक सवाल बनता है कि सच्चिदानंद सिन्हा को क्यों चुना गया? उस वक्त सबसे बुजुर्ग व्यक्ति वही थे, तो इसलिए उन्हें इस बैठक का अध्यक्ष चुन लिया गया, या अस्थाई अध्यक्ष चुना गया। मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया। इसी पर चर्चिल कहते हैं कि ये एक ऐसा विवाह है जिसमें दुल्हन ही गायब है। पहली बैठक में 207 लोगों ने भाग लिया। इसमें से महिलाएं कितनी थी? तो उनकी संख्या है 9। मुस्लिम लीग के 73 सदस्यों ने इनका बहिष्कार किया, जबकि कुल सदस्य हम कह रहे हैं 389 हैं, तो देसी रियासतों ने भी इनका बहिष्कार किया था। 9 दिसंबर 1946 के 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष, जबकि एस.सी. मुखर्जी को उपसभापति नियुक्त किया गया तथा सर वी.एन. रॉय को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा उद्देशिका प्रस्ताव रखा गया। उद्देशिका प्रस्ताव क्या होता है? ये एक प्रश्न बनता है। जो हमारे संविधान वर्तमान की प्रस्तावना है, जो हमारे संविधान की, उसका आधार वही उद्देशिका प्रस्ताव है जिसे 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। हालांकि उस वक्त भी पहले अधिवेशन में इसे स्वीकार नहीं किया गया। 22 जनवरी 1947 को इसे स्वीकार किया गया था। अब बात करते हैं संविधान सभा में कुल कितनी समितियां थी? तो कुल 22 समितियों का गठन किया गया, जिसमें से 10 समितियां तो कार्यविधि से संबंधित थी, जबकि 12 समितियां मूल मामलों से संबंधित थी। और हमारे संविधान बनाने में 7,635 संशोधन सदन में रखे गए, जबकि 2,473 पर बहस भी हुई। अब बात करते हैं प्रारूप समिति की। प्रारूप समिति के अध्यक्ष आप सब जानते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इस समिति में कुल सदस्य 7 थे, जिसमें से 2 सदस्यों को बाद में परिवर्तित भी किया गया। इस तरह से 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन के बाद हमारा संविधान बन गया, जो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था। इसकी कुछ धाराएं तो उस दिन लागू कर दी गई, जबकि कुछ धाराएं 26 जनवरी को लागू की गई। हम सब जानते हैं कि 26 जनवरी को हम अपना गणतंत्र दिवस मनाते हैं। लाहौर में रावी नदी के तट पर जवाहरलाल नेहरू ने 31 दिसंबर 1929 को ये घोषणा की थी कि हम 26 जनवरी 1930 को अपना पूर्ण स्वराज दिवस या पूर्ण शासन दिवस मनाएंगे। इसी के चलते 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान पूरे देश में लागू किया गया। और बात करते हैं कि हमारे संविधान को बनाने में कितना समय लगा या कितने चरण लगे। आप जानते हैं 3 चरणों में इनका निर्माण हुआ। 6 दिसंबर 1946 से 14 अगस्त 1947 तक पहला चरण, दूसरा था 15 अगस्त 1947 से 26 नवंबर 1949, जबकि तीसरा 27 नवंबर 1949 से मार्च 1952 तक। क्योंकि जब तक सदन अस्तित्व में नहीं आया, तब तक ये सदन के रूप में भी कार्य करते रहे थे। संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का क्या योगदान रहा, इस पर नजर डालते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, और संविधान सभा की पहली बैठकों को देखें तो भीमराव अंबेडकर का कहीं भी नाम का जिक्र नहीं होता है। कारण ये है कि अंबेडकर बॉम्बे से चुनाव लड़कर संविधान सभा में पहुंचना चाहते थे, लेकिन वे चुनाव हार गए। बाद में मुस्लिम लीग की सहायता से बंगाल से सदस्य चुनकर आए, लेकिन जहां से वो चुनाव लड़कर आए थे संविधान सभा के लिए, वो भाग भी बाद में जब विभाजन हुआ तो वो पूर्वी पाकिस्तान में चला जाता है, जिसके चलते वो फिर एक बार संविधान सभा से बाहर हो जाते हैं। इसके बाद संवैधानिक सलाहकार वी.एन. राव के कहने पर बॉम्बे के प्रधानमंत्री, उस वक्त तो बॉम्बे में प्रधानमंत्री हुआ करते थे, बी.जी. खेर के द्वारा एक पद खाली कराया गया संविधान सभा में। M.R. जयकर वो पद खाली करने वाले व्यक्ति थे।
अब जाकर बॉम्बे से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा के लिए चुना जाता है। याद रखिए, यहाँ पर ये कंफ्यूजन नहीं करना है कि यदि विकल्प में आता है भीमराव अंबेडकर कहाँ से संविधान सभा के लिए चुने गए, तो आपका उत्तर बॉम्बे ही होगा, क्योंकि अगली बार वे बॉम्बे से चुने गए थे। अब बात करते हैं संवैधानिक सलाहकार वी एन राव की। वी एन राव दोस्तों संविधान सभा के सदस्य थे ही नहीं, उन्होंने ही संविधान सभा का ड्राफ्ट तैयार किया था और अपनी सेवाएं निःशुल्क दी थी। वे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जज थे। उसी प्रारूप पर विचार करने के लिए प्रारूप समिति बनी थी, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा के एक सदस्य के वी राव ने जनक और जननी दोनों ही कहा था। जाते जाते छोड़ जाते हैं आपको इन प्रश्नोत्तरों के साथ। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। अपनी राय हमें ज़रूर दीजिएगा।